उन्हें कौन उठाएगा? निशांत मलिक ने बिल्कुल पागलों की तरह मानसी से पूछा। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ मानसी। मैं मर जाऊंगा। काश कि उस दिन ईशानी को लेकर दिल्ली में गया रहता। भले ही भाई की जगह मुझे मौत आ जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई सब कुछ संभाल लेते। लेकिन अब ये जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई है। अब जीने की इच्छा नहीं हो रही है। निशांत मलिक ने मानसी को पूरी तरह से पकड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में उसका दर्द साफ दिख रहा था। लेकिन मानसी ने अपना सर पकड़ लिया। पर कहीं ना कहीं वह निशांत मलिक की बात से सहमत भी थी। निशांत मलिक की बात बिल्कुल सही थी। जब तक ईशांत मलिक जिंदा था, तब तक बिजनेस से लेकर बिजनेस राइवल तक के डिसीजन खुद लिया रहता था। निशांत मलिक सिर्फ उसके पीछे चल रहा था और उसके बताए हुए कामों को ही करता था। अभी तक कभी भी उसके ऊपर फैसला लेने की जिम्मेदारी नहीं पड़ी थी। मानसी इन सब चीजों से चिढ़ती जरूर थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती थी। अब ईशांत मलिक के जाने के बाद सब कुछ निशांत मलिक के कंधों पर आ गया था। पर अपने ही भाई के गम में डूबा हुआ निशांत मलिक कोई प्लान भी नहीं बना पा रहा था, और उसमें भी सबसे बड़ी बात थी कि अभी इन लोगों के साथ अनन्या भी नहीं थी। अनन्या इस चांडाल चौकड़ी की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड थी। उसके दिमाग का तो दीवाना ईशांत मलिक भी था। वह ऐसे ऐसे प्लान बनाती थी जो कि बिल्कुल सॉलिड होते थे, जिनसे निकल पाना अच्छे अच्छे दिमाग वालों के वश का नहीं होता था। पर अब तो अनन्या तक पहुंचना भी मुश्किल था। इस वक्त अनन्या कहाँ है, किसी को पता नहीं चल रहा था। मानसी अनन्या के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, क्योंकि वह उसकी सगी बहन थी। कहीं इन लोगों ने अनन्या को भी तो मार कर फेंक नहीं दिया। मानसी का दिल डर रहा था। रानावत पैलेस हो या राठौर मैंशन, दोनों में इस समय क्या हो रहा है, इन लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा था। साधना जी ने तो इन लोगों से बहुत पहले ही सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। ऐसे में निशांत मलिक बिल्कुल अकेला पड़ गया था। पर निशांत मलिक की हालत को देखकर मानसी को ऐसा लग रहा था कि वह भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं बच सकेगा, इसलिए बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद उसने खुद को काफी समय तक के लिए छुपाना ही बेहतर समझा, जब तक कि वह फिर से रणविजय सिंह राणावत को टक्कर देने के लायक नहीं हो जाता। गाहे बगाहे उसके कानों में यह बात भी पड़ रही थी कि रणविजय सिंह राणावत पागलों की तरह उसे मारने के लिए खोज रहा है। ऐसे में मानसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। और फिर मानसी ने इस मुश्किल से निकलने के लिए अपना छुपा हुआ तुरुप का इक्का मजबूरी में ही सही निकालना जरूरी समझा। जिस समय ईशांत मलिक की मौत हुई थी, उस समय मानसी के पास इंडिया छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह निशांत मलिक के साथ ईशांत मलिक परिवार के पास नेपाल चली आई थी। हालांकि वह नेपाल नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिलहाल में नेपाल के अलावा उसके पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी। हिमाचल प्रदेश के जिस शहर मंडी में वह लोग रहते थे, रणविजय ने निशांत मलिक की तलाश में उसका चप्पा चप्पा छनवा दिया था। इतना ही नहीं, रणविजय ने जिस तरह से एयरपोर्ट से लेकर हर जगह अपनी पैनी नजर रखी थी, ऐसे में देश छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। नेपाल के काठमांडू शहर में ईशांत मलिक की बीवी विधि अपने बेटे शिवांश मलिक के साथ रहती थी। उसकी और मानसी की कभी नहीं बनी थी। इस कारण दोनों में आना जाना और बातचीत बिल्कुल बंद था। इसके बहुत कारण थे। पहली बात मानसी की थी। मानसी उसे अनन्या की जगह पर देखना पसंद नहीं करती थी। और दूसरी वजह ईशांत मलिक की बीवी की तरफ से थी। एक तो मानसी अनन्या की बहन थी। अनन्या की शादीशुदा होने के बावजूद भी ईशांत मलिक से लगातार रहती हुई नजदीकियों के कारण विधि की गृहस्थी हमेशा ढंग से नहीं चल पा रही थी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था रणवीर। जिस समय ईशांत मलिक रणवीर को चुरा कर लाया था, मुश्किल से कुछ 1 घंटे का वह बच्चा था, तब विधि ने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। वह तो इस चीज को भूल ही चुकी थी कि उसने रणवीर को जन्म नहीं दिया। उसे रणवीर अपने बेटे जैसा प्यारा था, और रणवीर के लिए भी विधि वैसे ही थी। लेकिन उस रात जब मानसी ने अपना बच्चा खोया और डॉक्टरों ने भी क्लियर कर दिया कि अब मानसी भविष्य में कभी मां नहीं बन सकती, तो मानसी की गिरती हुई हालत को देखकर ईशांत मलिक ने विधि की गोद से जबरदस्ती रणवीर को छीनकर हमेशा हमेशा के लिए निशांत मलिक और मानसी को सौंप दिया था।
विधि इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन ईशांत मलिक ने साफ कह दिया था कि अगर वह रणवीर को नहीं देगी तो वह शिवांश को निशांत को दे देगा। दोनों में से एक तो वह किसी कीमत पर निशांत को देगा ही। मजबूरी में विधि चुप रह गई थी। मानसी ने खुले दिल से रणवीर को अपनाया था, पर निशांत मलिक उसे अपना नहीं पाया था। जैसे जैसे रणवीर बड़ा हो रहा था, उसके नैन नक्श पूरी तरह से रणविजय की तरह बढ़ते जा रहे थे। जहां ईशानवी शिवी पूरी तरह से ईशानी की परछाई थी, वहीं पर रणवीर पूरी तरह से रणविजय का अक्स था। पर दोनों भाई बहन की एक बात बिल्कुल सेम थी। दोनों की आंखें रणविजय की तरह गहरे नीले रंग की थी, और इस कारण निशांत मलिक उसे देखना भी नहीं पसंद करता था। क्योंकि जब भी निशांत मलिक रणवीर को देखता था, रणवीर की आंखों में उसे अपने लिए प्यार नहीं, सम्मान नहीं, बल्कि रणविजय की तरह एक चेतावनी दिखाई पड़ती थी। जबकि ईशांत मलिक के साथ ऐसा नहीं था। वह रणवीर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था और अपने हथियार को समय के अनुसार अप टू डेट रखने की अपनी जिम्मेवारी वो समझता था। अगर हथियार को अपने मनचाहे दिशा में चलाना है, तो शुरू से उसे अपने मनचाहे रूप में डालना होगा। इसलिए उसने रणवीर के साथ कभी भी कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया था। ऑफिशियल निशांत मलिक को रणविजय को दे देने के बाद भी ईशांत मलिक ने पूरी तरह से रणवीर की जिम्मेवारी उठाई थी और बाजाहिर में कभी भी अपने बेटे शिवांश और रणवीर की परवरिश के मामले में तो कोई फर्क नहीं किया था। और इधर विधि रणवीर के छीने जाने पर गुस्से में अपने बेटे शिवांश के साथ काठमांडू आ गई थी, और रणवीर मानसी के साथ ही मंडी में रह गया था, लेकिन उसे ईशानी से दूर रखा गया था। बाद में पढ़ाई के लिए विदेश चला गया तो उसका कांटेक्ट ईशांत मलिक के काले धंधे से पूरी तरह से नहीं के बराबर था। सही मायनों में उसे इन सब चीजों की अभी जानकारी भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसकी उम्र उस वक्त मात्र 16 साल की थी। वही शिवांश अपनी पूरी पढ़ाई करके वापस आने के बाद काठमांडू में ही ईशांत मलिक का इलीगल बिजनेस संभाल रहा था। ईशांत मलिक की मौत की खबर सुनकर ईशांत मलिक का बेटा काफी गुस्से में आया था। वह रणविजय को उसी वक्त सबक सिखाना चाहता था, लेकिन निशांत मलिक और मानसी ने उसे रोक दिया था। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? जोश से नहीं, इस समय होश से काम लेने का है। अगर उसे मारना इतना ही आसान होता तो ये काम हम पहले ही कर चुके होते। यहाँ आकर छिपे नहीं बैठे होते। रणविजय ने इतनी सफाई से उस होटल में भाई को मारा था कि पुलिस को भाई की लाश भी नहीं मिली। यहाँ तक कि एक दिन पहले से उस होटल के सीसीटीवी फुटेज भी उसने साफ कर दिए थे। कहीं भी कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल रहा है जिससे कि यह साबित हो सके कि भाई उस होटल में ठहरा भी था। नहीं कोई अपना आदमी मिल रहा है और न ही कोई गवाह। ऐसे में हम पुलिस की भी मदद इस मैटर में नहीं पा रहे हैं। पुलिस भी हमें ही गुनहगार समझकर ढूंढ रही है। उद्धरण चिन्ह। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ चाची कि आप चाहती क्या हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसी समय जाकर रानी विजय सिंह राणावत को गोलियों से भून दूं। फिर ना हमें किसी सबूत की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी गवाह की। ढूंढते रहेंगे वो सबूत और गवाह हमें सजा दिलवाने के लिए। शिवांश मलिक गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। राणावत पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है बेटा। पापा से लेकर भाई तक ने इसकी बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार हार हमारी ही नसीब में लिखी गई है। इसलिए मैं इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। दीदी भी इस समय उन लोगों के ही कैद में है। रणविजय सिंह राणावत को मारने के लिए पहले हमें खुद को उसकी टक्कर का खड़ा करना होगा। तब कहीं जाकर हम उसकी जिंदगी लेने के क्या बर्बाद करने के बारे में भी सोच सकते हैं। मानसी ने खुद को बेबस दिखाते हुए कहा। आप इस चीज की चिंता मत कीजिए मम्मी। इस बार हम उसे ऐसी चोट देंगे कि वह संभल नहीं पाएगा। मैं उससे इस कदर बर्बाद कर दूंगा कि बर्बादी भी खुद पर अफसोस मनाएगी। रणवीर झटके से उठकर खड़े होते हुए बोला। रणवीर की आवाज सुनकर निशांत मलिक उसकी तरफ देखा। मुश्किल से 16 साल का लड़का जिसके नैन नक्श काफी हद तक रणविजय के थे, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी बातों का टोन और उसके फैसले, इन सभी को रणविजय की याद दिलाते थे। नहीं बेटा, तुम ऐसा सोचना भी मत। भाई की आखिरी निशानी शिवांश है, तो हमारी जिंदगी का एकमात्र सहारा तुम हो। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते।
मैंने हमेशा ही तुम्हें अपने से दूर रखा क्योंकि मैं जानता था कि अगर गलती से भी रणविजय सिंह राणावत को इस बात की भनक पड़ गई तुम मेरे बेटे हो तो मैं तुम्हें मारकर फेंक देगा। मैं तुम्हें जानबूझकर उसके सामने नहीं भेज सकता। निशांत मलिक झूठा प्यार जताते हुए कहा। तब तो राणावत के खाते में एक और गुनाह लिखा गया पापा। उसकी वजह से मुझे अपने मम्मी पापा का प्यार नहीं मिल पाया। बड़े पापा मेरी सारी दुनिया थे। उसने उनको मुझसे छीन लिया। अब रणविजय सिंह राणावत अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती करना शुरू कर दे क्योंकि मैं एक एक करके उसके सारे अपने को छीन लूंगा और इस बार मैं उसे संभलने का भी मौका नहीं दूंगा। रणबीर ने बेहद नफरत के साथ कहा। पर मैं तुम्हें इस नफरत की आग में नहीं धकेल सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तुम यहाँ आए ही क्यों? तुम वापस चले जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी मम्मी तो पहले ही सदमे की हालत में चली जाएगी, लेकिन मैं तो मर ही जाऊंगा। निशांत मलिक ने रणवीर को सीने से लगाते हुए कहा। आप मेरी चिंता मत कीजिए पापा। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं जो सामने जाकर उसे गोली मार दूं। रणवीर ने शिवांश की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें मैं बेवकूफ दिखाई पड़ता हूँ? शिवांश चिढ़ बैठा। इस समय करीब 20-21 साल का लड़का शिवम की उम्र का था। रणवीर से करीब 4-5 साल बड़ा था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा भाई, लेकिन बात वही कही जाए जिसको कि इंसान पूरी कर सके, वरना इंसान के जवान की कोई कीमत नहीं रह जाती। मैं तो उसे ऐसी मौत मारूंगा कि वह तड़प तड़प कर मौत की भीख मांगेगा लेकिन मौत भी उसके पास आना नहीं चाहेगी। रणवीर की आंखों में बदले की आग जल रही थी और निशांत मलिक तो यही चाहता था। मानसी खुश थी क्योंकि ईशांत मलिक जाने के बाद पहली बार निशांत मलिक ने उसकी बात मानी थी। उसने रणवीर के सीने में बदले आग लगा दी थी जिसकी आंच अब रणवीर की आंखों से निकल रही थी। इसके बाद रणवीर अपने आप को रणविजय सिंह राणावत की टक्कर में खड़ा करने के लिए हायर स्टडी के लिए वापस लंदन चला गया। मलिक का इलीगल बिजनेस शिवांश मलिक और ईशांत मलिक के देखरेख में दिन दूना रात चौगुन फुल पल रहा था, परंतु उनका सारा लीगल बिजनेस रणविजय ने बंद करवा दिया था। उस समय रणवीर को इलीगल बिजनेस की ज्यादा जानकारी तो नहीं थी, पर अपनी आंखों के सामने वह मलिक ग्रुप को बर्बाद होते हुए देख रहा था। हर एक दिन मलिक ग्रुप के हर एक कंपनी पर ताला लगता जा रहा था और यह चीज रणवीर को बेचैन कर रही थी। अब इस बेचैनी को खत्म करने के लिए क्या करेगा रणवीर, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट मेरे लिए संजीवनी है। कहानी पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।